हाय डिकोडियंस, डिकोड एनसीईआरटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई नो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मैंने आप लोग को बहुत सारा मिस करा। आपने किया? मैंने तो बहुत करा। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में जिसे थोड़ा सा रिजॉल्व करने में टाइम भी लग जाता है, बट वी आर बैक। यस, वी आर बैक नाउ विद फुल एनर्जी एंड न्यू ट्रेंड ऑफ वीडियो। तो न्यू ट्रेंड क्या होने वाला है? न्यू ट्रेंड होगा कुछ अलग। ऑब्वियसली ट्रेंड है तो अलग तो होना ही है, लेकिन जो सब फॉलो करते हैं वो हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हम करेंगे कुछ नया। वो क्या करेंगे? वीडियो शुरू होने से पहले प्रीवियस क्लास का करेंगे रिवीजन। यस। टेस्ट कैसा लगा? बढ़िया था ना टेस्ट? ढेरों सीरीज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज इस पे, डोंट वरी। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ होगी वो अलग होगी। तो सबसे पहले शुरू हो जाइए हमारे ट्रेजर हंट के लिए। तो यू हैव 5 minutes फॉर द रिवीजन। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट आर द 3 domains ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? क्या है वो 3 domains? बताइए जल्दी जल्दी। वॉट आर दीज 3 domains? डोमेन्स मतलब जिस पे डिपेंड होते हैं और ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 domains क्या है? 1 2 3। योर टाइम ओवर। पहला एयर, सेकेंड वाटर, एंड थर्ड वन इज लैंड मास। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रिवीजन का ये है कि बताइए बायोस्फीयर किन 3 स्फीयर से मिलके बनता है? बताइए। तब तक मैं इसको रब करती हूँ, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। बायोस्फीयर किन 3 चीजों से मिलके बना होता है? 1 2 3, टाइम ओवर। बायोस्फीयर किससे मिलके बना होता है? सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर, फिर आता है हमारा, बड़े बड़े हम सर्कल बना देते हैं, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। और बायोस्फीयर इनमें से कौन सा पार्ट है? दिस नैरो जोन, क्योंकि इसमें तीनों पार्ट आ रहे हैं। इसमें एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, इसमें हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है, इसमें लिथोस्फीयर भी आ रहा है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट इज द सॉलिड पार्ट अमंग दीज स्फीयर्स? इन 3 स्फीयर्स में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सॉलिड है? 1 2 3, टाइम ओवर। लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब होता है रॉक, पढ़ा था ना? तो लिथो का मतलब होता है रॉक, तो रॉक का मतलब सॉलिड, तो इसलिए लिथोस्फीयर कैसा होता है? सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। कितना मजा आया ना? रिवीजन भी हो गया लास्ट क्लास का, और हमने पढ़ भी लिया कि हमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास से। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ये था कि लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। क्या होता है? अर्थ का सॉलिड पोर्शन, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ। इसकी डेफिनेशन मैं आपको नीचे लगा भी देती हूँ, है ना? आप लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं आप लोग को एनसीईआरटी की नीचे जो है डेफिनेशन भी दे रही हूँ, ताकि आप लोग एग्जैक्ट वही डेफिनेशन लर्न करें जो आपको दी हुई है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझा देती हूँ उस लैंग्वेज को इजी फॉर्म में। तो जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होती है, जिसपे क्या होती है? एक थिन लेयर होती है सॉइल की, जिसमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें इंसेक्ट्स होते हैं, डेड इंसेक्ट्स होते हैं, उसमें प्लांट्स होते हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? खाद।
जो मिट्टी को फर्टाइल रखने में क्या करती है, मदद करती है। तो वही जो होती है उसी को कहते हैं सॉइल, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के ग्रो होने के लिए। ठीक है, लिथोस्फीयर हो गया। अब हम अच्छा ये बताइए, लिथोस्फीयर को दो कौन से पार्ट्स में डिवाइड करा था? लिथोस्फीयर को दो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करा था? पहला पार्ट क्या था? कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स, और दूसरा था ओशियन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स मैंने आप लोग को लर्न कराए थे। कैसे लर्न कराए थे बताइए बताइए? ईस्ट से शुरू कराया था ना। सबसे ऊपर क्या, सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो क्या है? एशिया। एशिया के नीचे क्या आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया। हमने ए से याद करे थे ना, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। फिर हम कहाँ गए थे? फिर ऑस्ट्रेलिया के नीचे भी क्या आ रहा है? अंटार्कटिका है ना। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है और एंटार्क्टिक सी, एंटार्क्टिक एक ओशियन है। ओके, तो दोनों चीज़ें अलग हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। समझ में आ रहा है? फिर आता है यूरोप, एशिया के बगल में। फिर एशिया के बगल यूरोप के नीचे आता है अफ्रीका। फिर अफ्रीका के फिर अफ्रीका से हम जब इस साइड जाते हैं तो आता है हमारा साउथ अमेरिका, और ऊपर नॉर्थ अमेरिका। ये हमारे क्या थे? 7 कॉन्टिनेंट्स थे। आई होप आप लोग को लर्न हो गए होंगे। कमेंट्स कीजिए जल्दी से, वेरियस कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो ये बात हो गई थी कि हमने ये जो है वो डिवाइड किया था। इट्स बेसिन्स, वो ये आप लोग ए मत समझ लेना, बेसिन्स किनारा। ओके, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन बेसिन्स। जैसे इसमें हमें पता चल रहा है कॉन्टिनेंट्स वो चीज़ है लिथोस्फीयर की जो कि जिसमें कि क्या है? लैंड है प्रॉपर। मैम फिर ओशियन बेसिन्स क्यों रख दिया? ओशियन में तो पानी होता है। अब पानी जो है वो लिथोस्फीयर में कैसे आ जाएगा मैम? वो तो हाइड्रोस्फीयर में होना चाहिए। नहीं बच्चा, देखो जो ये पानी है ना वो भी तो किसी ना किसी सॉलिड के ऊपर बह रहा है, कोई ना कोई लेयर बन रही है। तो वो जो लेयर है ना जिसके ऊपर पानी बह रहा है, ये भी रॉक्स, पत्थरों की लेयर के ऊपर पानी बह रहा है। कभी आपने देखा होगा, आप रिवर साइड पे गए होगे या कभी आप सी किनारे गए होगे, सी साइड पे गए होगे, तो क्या होता है साइड में या क्या कहते हैं नीचे, अगर आपने कभी कहते हैं ना गंगा जी में डुबकी लगाना, तो देखा होगा कुछ ना कुछ लैंड होती है ना जहाँ आप खड़े होते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप पानी में पैर रख लोगे। पानी पे कैसे पैर रख लोगे? कुछ सॉलिड है ना, तभी तो वहाँ पे आप स्टेबल हो। तो इसलिए पानी भी जो है वो एक जो है वो लेयर के ऊपर, एक सॉलिड लेयर के ऊपर टिका हुआ है, ये कह सकते हो आप। इसलिए ओशियन बेसिन्स भी जो है वो लिथोस्फीयर का पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का नहीं है, ध्यान रखना। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, वो ये है, पहले हम पूरा कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट लेके चल रहे हैं। पहले पार्ट में पूरा कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। एक पॉइंट आता है, आप लोगों ने सुना होगा रेलवे स्टेशन पे क्या देखा होगा कि जो स्टेशन का नाम लिखा होता है ना, येलो येलो सा बोर्ड होता है, उस पर ब्लैक बोल्ड कलर का ब्लैक बोर्ड जो है लेटर्स में क्या लिखा होता है? स्टेशन का नाम लिखा होता है, और नीचे छोटा सा लिखा होता है कि समुद्र तल से दूरी। ठीक है, या क्या कहते हैं, कह सकते हो हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो वो क्या होता है समुद्र तल से दूरी? वो क्या होता है? सपोज कर लो ये आपका ओशियन है। ठीक है, ये आपका ओशियन है, आपकी सिटी जो है वो यहाँ है, ये है आपकी सिटी। जो भी सिटी है आपकी, अपनी सिटी कंसिडर कर लेना, और मुझे लिख के बताना कमेंट्स में आप कौन कौन से सिटी में हो, कौन कौन से सिटी से बिलोंग करते हो। ओके, तो ये सपोज कर लो आपका ओशियन है। अब जब ये ओशियन है, अब देखो इसका लेवल क्या है? ये है ओशियन का। ओके, ये ओशियन का लेवल है। तो जो ये ओशियन के लेवल में, ये ओशियन का लेवल है, समुद्र का जो है लेवल है। ठीक है, समुद्र तल जो है, ठीक है, तो उससे ऊपर को जब हम उठते हैं ना, इसको मान लेते हैं 0 मीटर्स। ठीक है, जैसे जैसे हम इससे ऊपर उठेंगे ना, वैसे वैसे क्या होगी, जो हमारी हाइट है ना सिटीज़ की, स्टेट्स की, वो इंक्रीज होती जाएगी। ऑब्वियसली ना, आप सी के नीचे थोड़ी ना कोई सिटी देखते हो, सब यही तो देखते हो कि ऊपर है।
तो समुद्र तल से दूरी या डिस्टेंस या हाइट फ्रॉम द ओशियन, ओशियन बेसिन, वो क्या होती है, या हाइट फ्रॉम द सी लेवल, ये इसको कहते हैं सी लेवल, जिसको हम 0 मीटर मान के चलते हैं। और वो जो साइड में लिखा होता है ना कि इतनी दूरी, सपोज कर लो लिखा हुआ है 2, 3, 4, 6 मीटर, तो सोचो ये सी लेवल से जो सिटी है वो इतनी ऊंची है। सब समझ रहे हो, ये सी लेवल है और आपकी सिटी यहाँ है, तो इतना डिस्टेंस है सी लेवल और आपकी सिटी में। ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सी लेवल से आपकी जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। इसी को ही कहते हैं एलिवेशन इन सी लेवल। ठीक है, इसे कहते हैं एलिवेशन एट सी लेवल। सी लेवल से ऊपर को जब आप उठते हो तो उसको कहते हैं एलिवेशन एट सी लेवल। ठीक है, तो वो जो एलिवेशन ऑफ लैंड, तो आप जब उठ रहे हो तो ऑब्वियसली लैंड पे ही तो उठ रहे हो, लैंड ही तो है, कोई हवा थोड़ी ना है, हवा में थोड़ी ना उठ रहे हो। तो ये जो एलिवेशन हो रहा है ना लैंड में, उसी को ही कहते हैं हम, क्या कहते हैं, एलिवेशन एट सी लेवल या एलिवेशन ऑफ सी लेवल। ठीक है, एलिवेशन ऑफ लैंड फ्रॉम द सी लेवल, इसी को ही हम कहते हैं सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई। ठीक है, हर जो सिटी की या किसी भी स्टेट की, आप ये मान के चलो ये होता है। ठीक है, तो जो सी लेवल होता है ना, जहाँ पे ओशियन का लेवल है, उसको मान के चलते हैं 0 मीटर। ये नहीं कि उसकी डेप्थ को मान के चलते हैं, क्योंकि सी की डेप्थ अभी तक नोन है ही नहीं प्रॉपर कितनी है, जस्ट अजम्पशंस है सारे और कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए सी का जो लेवल है वहाँ से किसी की भी हाइट को पता करने के लिए उसमें जो इंक्रीज आ रहा है ना लैंड में, उसे हम कहते हैं एलिवेशन एट सी लेवल। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये मूव करते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है पूरे वर्ल्ड की, वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। विच इज दिस माउंट एवरेस्ट, जो कि है आपकी 8848 मीटर, 8848 मीटर सी लेवल से। ठीक है, सी लेवल अगर यहाँ है तो माउंट एवरेस्ट यहाँ है। हाईएस्ट पीक, ये पीक ये होती है चोटी, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे ऐसे पहाड़ होंगे सॉरी, बहुत सारे ऐसे हिल्स होंगे छोटे छोटे, लेकिन इसकी जो पीक होगी ना, जो सबसे ऊंची पीक होगी, वो उस पीक की बात हो रही है। तो इस पीक से जो समुद्र का जो लेवल है वो इतना ऊंचा है, सोचिए आप लोग, 8848 मीटर ऊंची है माउंट एवरेस्ट की पीक। कैन यू बिलीव इट? तभी ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आप लोग को, 8848 मीटर। ओके, कुछ ज़्यादा ऊंचा बना दिया मैंने तो, वाकई माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई है ना। कोई बात नहीं। फिर आता है, ये आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डीपेस्ट ट्रेंच वो कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना, देखो स्पेलिंग पढ़ते पढ़ते लिखा करो, मैरियाना, याद हो गई ना, मैरियाना। ठीक है, फिर इसकी जो डिस्टेंस है वो है 11,022 मीटर्स। ठीक है, देखो ट्रेंच क्या होता है, ट्रेंच होता है ना, सपोज कर लो ये दो लैंड थी। ठीक है, दो लैंड थी ऐसे करके, एक मिनट, सपोज कर लो दो लैंड थी ऐसे करके। अब क्या हुआ, इन पे इतना पानी पड़ा, इतना पानी पड़ा, इतना पानी पड़ा, तो ये जो लैंड, जो ये ए वाली जो लैंड थी ना, वो इतना वीक हो गई, इतनी वीक हो गई कि वो जो है वो नीचे को सबमर्ज्ड हो गई। इस तरीके से जो ये लैंड थी वो नीचे को सबमर्ज्ड हो गई। तो इनके बीच में आप क्या देख रहे हो, एक होल आ गया है ना, ये गैप देख रहे हो ना, इनके बीच में ये जो गैप आ गया ना पानी के बहाव की वजह से, क्योंकि पानी इतना पड़ा कि वो नीचे धंस गई, हिंदी में कहेंगे धंस जाना।
ठीक है, तो उसी को ही हम कहते हैं ट्रेंच। क्या कहते हैं? ट्रेंच। समझ में आया? गुड। तो जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। और ये जो है वो पैसिफिक ओशियन में है, जिसे हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं। पैसिफिक ओशियन, ओशियन बेसिन्स में पढ़ेंगे हम। ओके, तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। नाउ कम टू द कॉन्टिनेंट्स। सारे कॉन्टिनेंट्स को डिटेल में देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट्स में ऐसा क्या क्या है जो हमको पढ़ना है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कॉन्टिनेंट्स। क्या डालेंगे? कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स डालने से पहले ये वीडियो को करिए पॉज और मुझे लिख के दिखाइए व्हाट आर द 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, लर्न करें, रिवाइज करें फिर से। कौन से हैं? सबसे पहले ए वाले शुरू करते हैं, नीचे से, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करो, नीचे से। सबसे लास्ट में कौन सा आता है? अंटार्कटिका। उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, उससे ऊपर एशिया, एशिया के बगल में यूरोप, यूरोप के नीचे अफ्रीका, अफ्रीका के बगल में नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका। सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए। ठीक है, ठीक है, एक एक कॉन्टिनेंट लेके चलेंगे और उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि हर कॉन्टिनेंट में ऐसा क्या क्या खास है जो हमको याद रखना है। ठीक है, तो देखो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, इसके बारे में पैराग्राफ्स दे रखे हैं, उन्हें देखकर डरने की नीड नहीं है। जो उन पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके सामने, उसे नोट करते रहिए, उसे याद कर लेना। ठीक है, याद तो अभी हो जाएगा, आपको क्लास में ही इस तरीके से याद कराएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो लैंड मास है ना, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपने कॉन्टिनेंट्स की। तो कॉन्टिनेंट्स में क्या है? लैंड। तो जो सबसे ज़्यादा लैंड मास है ना, वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। आप मैप में देखोगे तो मैप में आपको नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा कॉन्टिनेंट मिलेंगे बजाय सदर्न हेमिस्फीयर के। इसलिए लैंड मास नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना अपने कॉपी में स्टार बना के। ठीक है, पहला कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया, पहले एशिया के बारे में पढ़िए, फिर आप जो है वो और एशिया को विद रिस्पेक्ट में रख के आप सारे कॉन्टिनेंट्स को लर्न करना। ठीक है, एक को पढ़ो फिर सब उसी से कंपेयर करो। ठीक है, तो एशिया को लिया गया है, तो यानी कि कुछ ना कुछ बात तो इसमें होगी। तो ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब वर्ल्ड का जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं? मतलब जितना वर्ल्ड है ना, उसमें सब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है? वो एशिया है विद रिस्पेक्ट टू लैंड। ठीक है, लैंड के रिस्पेक्ट में। फिर ये क्या है? इट कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का 1/3 पार्ट ये अकेले कवर कर लेता है। मैम व्हाट डज इट मीन्स 1/3? इट मीन्स इफ यू हैव डिवाइडेड अर्थ इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर आप अर्थ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो आप देखोगे कि जो एक पूरा पार्ट है वो एशिया ने ही ले लिया है। बाकी कितने कॉन्टिनेंट्स बचे? बाकी बचे 6 कॉन्टिनेंट्स, और बाकी 6 कॉन्टिनेंट जो है वो इन पार्ट में आएंगे। ठीक है, इन 3 पार्ट में जो है वो बाकी, इन 2 पार्ट में बाकी रिमेनिंग कॉन्टिनेंट्स आएंगे। ये मतलब होता है 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब क्या होगा? दूसरा हम पढ़ते हैं, इट passes थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, passes through it। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास होती है। ये बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। मैम ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहाँ से आ गया? आपने तो नदर्न सदर्न पढ़ा है।
ये वीडियो देखने के लिए आपको आई बटन पे टैप करना पड़ेगा और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी कैसे होते हैं। और जिन्हें पता है वो कमेंट्स मुझे करिए कि बताइए ऐसी वो कौन सी लाइन है जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है, जिन्हें पता है वो कमेंट्स कीजिएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज यूरोप प्लस एशिया टुगेदर कॉल्ड, या एक साथ इन्हें कहते हैं यूरेशिया। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी स्क्रीन पे मैप दिख रहा होगा, वर्ल्ड का दिख रहा है, गुड। तो आप देख रहे होंगे कि एशिया और यूरोप एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन इनको फिर अलग अलग क्यों कहा गया जब ये एक साथ ही दिख रहे हैं? तो यानी कि कोई ना कोई ऐसी बाउंड्री होगी जो इनको आपस में जो है एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रही होगी। तो वो जो लाइन है ना, या वो जो बाउंड्री है, वो है यूराल माउंटेन्स। यस, यूराल माउंटेन्स ही हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं या एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम यूराल माउंटेन्स। कौन सेपरेटेड हो रहे हैं? यूरोप और एशिया। देखो, किसी चीज को पिक्चर फॉर्म में लिखोगे ना तो उसे आसानी से याद कर सकोगे। एक कॉन्टिनेंट बना लो, इसके बीच में इस तरीके से पहाड़ बना लो। ठीक है, यहाँ लिख लो यूरोप और यहाँ लिख लो एशिया। तो ये जो माउंटेन है इन्हें कहते हैं यूराल माउंटेन्स। क्या कहते हैं? यूराल माउंटेन्स, जो एशिया को यूरोप से अलग कर रहे हैं। समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गए सारी? ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट 1/3 पार्ट अर्थ का कवर करता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है। फिर इट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये ईस्ट साइड है। और फिर इसको यूरोप और एशिया को साथ में कहते हैं यूरेशिया। और जो बाउंड्री इनको अलग करी उसे कहते हैं यूराल माउंटेन्स। क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, जब एशिया की बात करी तो यूरोप की भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यूरोप की भी बात करनी ही पड़ जाएगी अब तो। देखो, एरिया ऑफ यूरोप इज स्मॉलर देन एशिया। एशिया से जो है वो छोटा है यूरोप, एरिया के मास में या लैंड के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर आती है बारी, ये जो है लाइज इन वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में पड़ता है। पॉइंट्स लिखते जाइए, सब समझाती जाऊंगी। वैसे समझाने की इतनी नीड नहीं है क्योंकि बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स हैं। आर्कटिक ओशियन passes through it। आर्कटिक ओशियन एक ओशियन है, एक महासागर है जो कि इससे पास होता है। अब देखो, इसको मैं याद कराती हूँ पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, एक पॉइंट है इसमें कि ये तीनों तरफ से यूरोप जो है वो तीनों तरफ से पानी से कवर है। एक पिक्चर देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। देखो, यूरोप, ठीक है, और ये हमने बना दिया एशिया। ये माउंटेन जो इनको अलग कर रहा है, यूराल माउंटेन्स। ओके, यूरोप के नॉर्थ में आता है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, यूरोप के वेस्ट में आता है एटलांटिक ओशियन। यूरोप के साउथ में आता है मेडिटेरियन सी, और यूरोप के ईस्ट में आता है एशिया। एक पिक्चर, तीनों पॉइंट्स क्लियर, पूरी एनसीईआरटी का पैराग्राफ क्लियर हो गया जो यूरोप के बारे में बोला गया। सिर्फ इससे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ देख लो यूरोप का, सब चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? गुड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो, क्योंकि ऐसी पिक्टोरियल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो आई होप आप लोग ले लिया होगा। नेक्स्ट है
अब हम बात करते हैं, जब सबसे बड़े की बात करी तो अब दूसरे नंबर की भी बात करनी पड़ेगी, है ना। दूसरा नंबर आएगा अफ्रीका का, अफ्रीका, ठीक है, थर्ड कॉन्टिनेंट है हमारा। फिर ये आएगा, पहला पॉइंट है इसमें, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, ठीक है। एशिया के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है, एक ऐसी जो है कॉन्टिनेंट है जो जिससे तीनों लाइंस पास होती है, तीनों लैटिट्यूड्स। कैन यू इमेजिन इट? सपोज कर लो ये आपका हो गया अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। इससे आपकी तीनों लैटिट्यूड्स पास होती हैं। पहली लैटिट्यूड कौन सी होती है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि ये एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लैटिट्यूड्स पास होती हैं। और हाँ, इसका मतलब है, देखो एक इसमें पॉइंट है कि ये आप लोग को देख लिया होगा ना, ये एक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके चलना। एक इसमें पॉइंट ये आएगा कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि हेमिस्फीयर का, इस कॉन्टिनेंट का ज़्यादातर पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, ज़्यादातर। इसका मतलब ये मैम सदर्न हेमिस्फीयर में भी हुआ ना, हाँ, तभी तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी पास हो रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में आती है। इसलिए क्या है, इसका ज़्यादातर पार्ट तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन कुछ पार्ट इसका सदर्न हेमिस्फीयर में भी प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये थोड़ा सा स्टैटिक या आप कह सकते हो जीके टाइप का क्वेश्चन है, पार्ट है। सहारा डेजर्ट, सबने सुना होगा। सहारा डेजर्ट, डेजर्ट एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, जहाँ क्या होता है, जहाँ पानी नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे भी ऐसे नहीं होते जैसे प्लेन्स में होते हैं। बहुत क्या होता है, बहुत शुष्क ड्राई सा वेदर होता है वहाँ पे, ठीक है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही होती है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, पानी नहीं है, इस वजह से। ओके, तो उन्हें कहते हैं डेजर्ट। और हाँ, डेजर्ट इसे कहते हैं। और तो ये सहारा डेजर्ट क्या है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ठीक है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें, नाइल रिवर। एक नाइल रिवर है जिसे, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है, और वो आती है साउथ अफ्रीका कंट्री में से पास होती है। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है और अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखना। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट मत लिखाना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। तो ये पूरा पॉइंट, ये पूरी बात हो गई हमारी अफ्रीका की ऊपर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्टिनेंट पे, हमारे देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात मैं एक साथ करना चाहती हूँ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, क्योंकि दोनों अमेरिका अमेरिका है, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इनको साथ में लेके चल रही हूँ, ठीक है। एज इट देयर नेम शोज दैट
इट इज नॉट, तो इट मीन्स इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में आता है, ठीक है। और ये आता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई। नोट कर लिया आप लोगों ने। एक पॉइंट इन दोनों का कॉमन है, वो ये है, सपोज कर लो ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका NA, साउथ अमेरिका SA। तो इनको जो ये जोड़ रही है ना, ये जो लैंड एरिया जो जोड़ रहा है इनको, ये आप लोग देख रहे हो एक लैंड सी बनी हुई है, ये एक जो है वो पॉइंट है जो इन लोग को जोड़ रहा है। जैसे सपोज करो ये टिप इस टिप से एक दूसरे को जोड़ रही है, दिख रही है। तो यही जो लैंड एरिया एक दूसरे को जोड़ रहा है ना, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, इसे कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस मतलब क्या होता है मैम? ऐसा लैंड एरिया या ऐसी लैंड स्ट्रिप, यानी कि लैंड की पट्टी, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, लैंड का टुकड़ा जो कि दो लैंड मास को आपस में जोड़ देते हैं, उन्हें कहते हैं इस्थमस। और दो वाटर बॉडीज को आपस में एक दूसरे से अलग कर देते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के इधर भी कोई ओशियन होगा, है ना, और इधर भी कोई ओशियन होगा नॉर्थ और साउथ अमेरिका के। तो इन दो वाटर बॉडीज को तो अलग कर दिया, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को तो एक दूसरे से मिला दिया, उसे कहते हैं इस्थमस। और जो जो जगह पे है इस वो जगह का नाम है पनामा, इसलिए इसका नाम हो गया इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन सी जगह मिलाती है, वो है इस्थमस ऑफ पनामा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये एक नैरो स्ट्रिप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का ही। देखो ये साउथ अमेरिका है, सपोज कर लो आपका, ठीक है। तो क्या है ना, साउथ अमेरिका के एक लॉन्ग रेंज ऑफ माउंटेन्स पड़ती है। तो वो जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, उसका नाम है द एंडीज माउंटेन्स। क्या नाम है? द एंडीज माउंटेन, ठीक है। देखो पिक्चर फॉर्म में बता रही हूँ आप लोग को, ताकि क्या होगा, आप लोग को बिल्कुल रिमेम्बर रहे माइंड में कि हाँ ये पॉइंट मैम ने उसमें बताया था, ये उसमें बताया था, ये उसमें बताया था, ये उससे कंपैरिजन करा था, ये उससे कंपैरिजन करा था, ठीक है। तो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज मतलब होता है एक साथ जो पहाड़ लगे हुए हैं, बहुत किलोमीटर्स दूर तक जो रेंज होगी माउंटेन की, वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। और कौन सी रेंज है? एंडीज माउंटेन की, ठीक है। उसे कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लार्जेस्ट नहीं, हाँ जी, लॉन्गेस्ट होगा या लार्जेस्ट होगा? बताइए बताइए, आप लोग मुझे बताइए। तो यहाँ है, यहाँ लिख देती हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। अफ्रीका में वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर थी, यहाँ होगी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, वो होगी अमेजन रिवर। लार्जेस्ट मतलब चौड़ाई में, जो विड्थ में अलग बड़े होंगे, और लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ में, जो लेंथ में बड़ी होगी। तो लॉन्गेस्ट रिवर तो हमारी कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, कंट्री में, ठीक है। और लार्जेस्ट रिवर कहाँ है हमारी? अमेजन, साउथ अमेरिका में, ठीक है। याद रहेगा ना, दोनों SAS हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर और लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की अमेजन रिवर, ठीक है।
तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हमारे बचते हैं 2 कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। वो भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे मैम, और क्या करेंगे, यस बिल्कुल पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ना क्या कहते हैं, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। फिर इसको हम ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये कुछ नया हो गया इसमें, क्यों आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं मैम इसे, इसलिए कहते हैं क्योंकि आइलैंड एक ऐसा लैंडमास होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है, एक ऐसा लैंडमास विच कवर्स विच सराउंडेड बाय सीज एंड ओशियंस, ठीक है, चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है उस लैंडमास को कहते हैं हम आइलैंड, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। समझ में आ गई। तो इसमें इतना ही था ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। लास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, ठीक है, ये क्या है, ये कंप्लीटली लाई करता है, कंप्लीटली लाइज इन, कंप्लीटली कहाँ पे ये लाई करता है, कंप्लीटली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में ही आता है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका ये है, साउथ पोल इज एट द सेंटर ऑफ एंटार्क्टिका। जो हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़े थे ना हमारी फर्स्ट क्लास में, तो वो जो ये सपोज करो एंटार्क्टिका हमारा कॉन्टिनेंट है, तो इसके जो बिल्कुल बीच में सेंटर पे ही क्या है, साउथ पोल है। कैन यू इमेजिन इट, ठीक है। और यहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं करती है, मतलब यहाँ पे लोग ह्यूमंस नहीं रह सकते, इसलिए क्या है, ये लाइफलेस कॉन्टिनेंट है, मतलब यहाँ पे लोग का रहना बहुत मुश्किल है। और ये पूरी तरीके से बर्फ़ से कवर रहता है, आइस शीट से। लेकिन यहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्रीज से हमने रिसर्च स्टेशंस लगा रखे हैं, क्योंकि क्या है, हर कॉन्टिनेंट अपने अलग है, ठीक है, हर कॉन्टिनेंट में अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तभी वो अलग अलग बने हुए हैं, वरना सब आपस में नहीं मिलके बने होते। तो इस वजह से क्या हो गया, इसमें रिसर्च करने के लिए कि ऐसे यहाँ पे क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं, यहाँ पे हर कंट्री ने अपने रिसर्च स्टेशंस बना रखे हैं। तो इंडिया के रिसर्च स्टेशंस क्या हैं, इंडियन रिसर्च स्टेशंस, पहला है मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। अब देखो यहाँ यमुनोत्री मत कर देना, क्योंकि आप लोग को ऑप्शन में मिल सकता है अगर एमसीक्यूज आ गया। कैसे याद रखोगे, गंगोत्री है क्योंकि इंडिया में गंगा जो है वो सबसे पवित्र, सबसे प्योर जो है वो रिवर मानी गई है, सबसे लंबी रिवर है हमारी इंडिया की, इसलिए उसी के नाम पे हमने रिसर्च स्टेशन भी बना दिया दक्षिण गंगोत्री, क्योंकि एंटार्क्टिका दक्षिण में है, सदर्न में है, साउथ में है, इसलिए यहाँ पे रिसर्च स्टेशन बना दिया दक्षिण गंगोत्री। याद रहेगा, आराम से याद रहेगा ना। तो दैट्स ऑल अबाउट द ऑल द कॉन्टिनेंट्स। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से लर्न कर लिया होगा, सारे कॉन्टिनेंट्स की सब चीज़ें याद हो गई ना, कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस वो पॉइंट्स पढ़ना और कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।